मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आपके सामने लेकर हाजिर हूं ऐसे रहस्यमयी संसार की कहानियां जो आपको बहुत से सवालों के साथ लाकर खड़ा कर देंगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक ऐसी ही कहानी जो दिलचस्प है और साथ ही खौफनाक भी। इस कहानी का नाम है घर का तीसरा सदस्य। मौसम अचानक ही बदल गया। पूरे दिन आसमान एकदम साफ था। मई का गर्म और चमकीला सूरज शहर और उसके लोगों पर आग बरसा रहा था। शाम के करीब 7 बजे आंधी और बारिश ने दिल्ली की यातना देने वाली गर्मी से राहत दी और उसके साथ एक के बाद एक विचित्र घटनाएं शुरू हो गईं। शाम 6:30 बजे निधि अपने ऑफिस से घर लौटी तो थकी मांदी और भूखी थी। ऑफिस में उस दिन सबसे अधिक व्यस्तता रही। लगभग पूरे दिन वह काम के सिलसिले में दौड़ती भागती रही। उसने अपने जूते उतार दिए और घर के सीमेंट वाले फर्श पर नंगे पैर चलने लगी। उससे उसके दुखते पैरों को थोड़ा आराम मिला। किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थीं। उसकी छोटी बहन मनीषा उसके लिए चाय बना रही थी। कितनी किस्मत वाली हूँ मैं। मनीषा ने घर का सारा काम कितनी अच्छी तरह संभाल रखा है। उसका आज छुट्टी लेना अच्छा रहा। निधि ने प्रसन्नता और संतुष्टि से चारों ओर देखा और एक आराम कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। चाय पीकर मैं आराम करूंगी। आज इतना थक गई हूं कि कोई काम नहीं कर पाऊंगी। शायद मनीषा ने डिनर भी बना दिया होगा। अगर नहीं तो हम सैंडविच खा लेंगे या खाना ऑर्डर कर देंगे। मुझ में खाना पकाने की ताकत नहीं है और शायद वह भी थक गई होगी। अपने सूजे पैरों को आराम देने के लिए उसने उनकी मालिश की। निधि एक टेलीकॉम कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करती थी। मनीषा ने कुछ दिनों पहले ही एक एक्सपोर्ट कंपनी में डिज़ाइनर के तौर पर ज्वाइन किया था। 2 दिन पहले ही दोनों बहनें इस घर में शिफ्ट हुई थीं। किसी घर को फिर से व्यवस्थित करना आसान काम नहीं था, लेकिन वे एक बेहतर इलाके में रहना चाहती थीं। पिछला घर भारी शोरगुल और भीड़ भाड़ वाली जगह पर था। यही नहीं, आनंद लोक में उन्हें यह घर काफ़ी कम किराए पर मिल गया था, पिछले वाले से भी कम। दक्षिण दिल्ली के सबसे हरे भरे इलाकों में से एक में रहना सच में मालामाल होने जैसा था। कल निधि ने इस नए घर में शिफ्ट होने के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन उसके ना रहने पर ऑफिस में इतना सारा काम इकट्ठा हो जाता था कि वह इससे ज़्यादा छुट्टी ले भी नहीं सकती थी। मनीषा ने 2 दिनों की छुट्टी ली थी। मनीषा उनके बैठक के कमरे में ट्रे के साथ दाखिल हुई। ट्रे में गर्मा गर्म चाय के 2 कप और एक प्लेट कुकीज़ किसी को भी ललचा सकते थे। निधि की तो भूख जैसे फव्वारे की तरह फूट पड़ी। हम डिनर में क्या खाने वाले हैं मनीषा? कुकीज़ का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डालते हुए उसने पूछा। खिचड़ी। मनीषा ने नाक भौं से कोड़ते हुए उसे देखा और फिर अपने हाथों से बनी मसाला चाय की चुस्की ली। अपने दम पर घर को 2 दिनों से अपनी बहन से कोई खास मदद मिले बिना व्यवस्थित करते हुए वह चिड़चिड़ी और थकी हुई लग रही थी। चलेगा। निधि बैठकर चाय के मज़े ले रही थी। और एक अच्छी खबर और भी है, यह घर चूहों से भरा पड़ा है। ई निधि ने अचानक ही और स्वाभाविक रूप से अपने पैरों पर उठा लिए। तुम्हें कोई दिखा क्या? उसे चूहों से इतना डर लगता है कि कहना ही क्या। नहीं, लेकिन पूरे दिन किसी के छोटे छोटे कदमों से भागने की आवाज़ें आती रहीं। कभी कभी तो ठीक मेरे पीछे से। मुझे लगता है कि यहाँ के चूहे बड़े ढीठ हैं। मैं जैसे ही पलटती वो गायब हो जाते, इतनी जल्दी कि मैं देख भी नहीं पाती थी। लेकिन किचन से अब जो आवाज़ आई वह अचानक आई और चौंकाने वाली भी थी। मनीषा अपनी सीट से उछल गई। किसी चीज़ को खींचा गया था। डस्टबिन को। उसकी भौहों की शिकन और गहरी हो गई थी। अपनी जगह से वह किचन के एक हिस्से को देख सकती थी। क्या उसने वहाँ कोई हलचल देखी थी? कोई साया जो बड़ा था, किसी भागते चूहे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। वह उठी और देखने के लिए किचन में गई। निधि उसके पीछे पीछे आई। डस्टबिन गिरा पड़ा था और कचरा बिखरा हुआ था। हे भगवान, अब यह काम और बढ़ गया। हमें तुरंत एक चूहेदान खरीदना पड़ेगा। ये बड़े बड़े जंगली चूहे हैं, कोई छोटी चूहिया नहीं। मनीषा ने बिखरे कचरे को घृणा से देखते हुए कहा।
निधि ने कंधे उचका दिए, किचन से बाहर आई, चाय का अपना कप उठाया और बाहर टेरेस की ओर बढ़ गई। टेरेस से वह देख रही थी कि बादल आसमान में इकट्ठा हो चुके हैं। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। एक परछाई उसकी बगल से गुजरी और ऐसा लगा जैसे जमीन की ओर कूद गई। उसने ऊपर देखा, फिर अपने आसपास। कोई परछाई थी वह। कोई बड़ा पक्षी होगा जो पास से उड़कर गया होगा। अब उसे कोई पक्षी क्यों नहीं दिखाई दे रहा। मनीषा उसके पास आ गई। उसने तय किया कि कचरे को वह बाद में साफ करेगी। उसे गर्मा गर्म चाय पीना पसंद था। भौं से कोड़ने के निशान अभी उसके चेहरे पर बने हुए थे। कचरा फैलाने का रहस्य उसे परेशान कर रहा था। आखिर उसने कचरे से भारी हो चुके डस्टबिन को चूहे कैसे गिरा सकते हैं। उसने निधि को रेलिंग से लटक कर नीचे झांकते देखा। तुम क्या करने जा रही हो दीदी? नीचे कूदकर सुसाइड करना है? नहीं। कुछ बड़ा सा बगल से उड़ता हुआ गया। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ बड़ा? तुमने उसे देखा था? नहीं, उसकी परछाई को। मनीषा ने गहरी सांस ली। फिर से परछाई, वह भी बड़ी। वह सोच में पड़ गई। अचानक ठंडी हवा के एक हिंसक झोंके ने उन्हें चौंका दिया। गरजते काले काले बादलों का एक समूह शहर के आसमान पर भयंकर रूप से आक्रमण कर रहा था। कड़कती बिजली काले पड़ते आसमान को विस्फोटों की चमक से प्रकाशमान कर रही थी, जिसके कुछ देर बाद जोरदार गर्जना हो रही थी। हवा की तीव्रता ने बढ़कर आंधी तूफान का रूप ले लिया। देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान चलने लगा। दोनों बहनों ने अपनी चाय पी ली थी, फिर भी वे टेरेस पर खड़ी हो गईं और ठंडी हवा के झोंकों का आनंद लेने लगी। मनीषा ने दर्द से चेहरे को सिकोड़ा और अपनी आंखों को मलने लगी। दीदी, चलो अंदर चलें। मेरी आंखों में धूल पड़ रही है और फिर बारिश भी आने वाली है। अपनी आंखें बंद कर लो और ठंडी ठंडी हवा का कुछ देर मज़ा ले लो। वैसे भी गर्मियों में विरले ही ऐसा होता है। ठंडी हवा? दी, ये बवंडर है। लेकिन निधि ने उसकी एक न सुनी। उसका ध्यान पूरी तरह बटा हुआ था। उसे विचित्र अनुभूति हो रही थी कि कोई अभी अभी उसके पास से गुजरा है, उससे टकराते हुए। उसने हवा में झांका जो धूल से अस्पष्ट हो गई थी। उन दोनों के सिवाय पूरा टेरेस खाली था। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, निधि ने कहा और लंबे तेज कदमों से मनीषा की प्रतीक्षा किए बिना ही दरवाजे की ओर बढ़ गई। हालांकि मनीषा भी तुरंत उसके पीछे पीछे चली आई। उसे भी विचित्र बेचैनी महसूस हुई थी, जो समझ से परे थी। आज दूसरी बार उसे यह एहसास हुआ है। उसे यह विचित्र एहसास हुआ था कि कोई आसपास है, उसे देख रहा है। जब दोपहर में वे किचन में अकेली थी, निधि पहले ही अंदर आ चुकी थी। जब मनीषा ने दरवाज़ा बंद करने के लिए उसका नॉब पकड़ा, उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए उसे अंदर की ओर खींचा तो उसे हवा की शक्ति का अनुभव हुआ। यह अभी आधा ही बंद हुआ था कि कांच का एक बड़ा टुकड़ा उड़ता हुआ आया और दरवाजे की किनारे से टकराया, जहां से उसका सिर महज ही कुछ इंच दूर था। वह तुरंत नीचे झुक गई। अगर नहीं झुकी होती तो उसके सिर में गंभीर चोट आती और वह निश्चित रूप से अस्पताल पहुंच गई होती। कांच का टुकड़ा फर्श पर गिरा और हजारों महीन टुकड़ों में बिखर गया। मनीषा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। निधि भौचक्की खड़ी थी। मनीषा बाल बाल बच गई थी। दरवाजे तक पहुंचने में चंद सेकंड की देरी हुई होती तो कांच का वह टुकड़ा उसकी बहन के सिर से टकरा गया होता। किस्मत की बात है। मनीषा सुरक्षित थी और उसने राहत की सांस ली। हे भगवान, कैसी आंधी है! अपने साथ कांच के इतने बड़े टुकड़े को उड़ा ले आई, मनीषा ने कहा। कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। उसने साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया और उसे अपने कांपते हाथों से ऑन किया। हादसे से बाल बाल बचने की घटना ने उसको नर्वस कर दिया था। निधि ने उस दराज को खोला जहां कल उसने मोमबत्तियों का एक डब्बा रखा था। मोमबत्ती जलाने के लिए वह माचिस लाने किचन में गई। उसने जब डब्बे को खोलना शुरू किया तो उसे छोटे छोटे कदमों से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। चंद सेकंड तक वह एकदम स्थिर खड़ी रही। ज़रूर चूहा होगा, जैसा कि मनीषा बता रही थी। निधि ने उस डर को दूर करने का प्रयास किया जो उसमें समाता जा रहा था। उसने माचिस उठाई और तुरंत बाहर निकल आई। जब वह लौटी तो मनीषा अपनी हथेलियों के बीच अपना चेहरा थामे कुर्सी पर बैठी सोच में डूबी थी।
कांच का एक भारी टुकड़ा जमीन से 3 मंजिल ऊपर तक उड़ता चला आया। असंभव, आंधी इतनी भी प्रचंड नहीं थी। उसने खुलकर मन की बात व्यक्त की। अरे नहीं पागल, वह जमीन से नहीं आया था। केवल एक बवंडर चीजों को इस तरह से हवा में उड़ा सकता है, और यह बवंडर नहीं है। हो सकता है कांच का टुकड़ा किसी के घर से आया हो। निधि मोमबत्ती को स्टैंड में लगा रही थी। किसके घर से? निधि का हाथ हवा में ही ठहर गया। उसने खिड़की की ओर देखा। मनीषा भी देखने लगी। पर्दे वाली खिड़की से वैसे तो कुछ नहीं दिखा, फिर भी दोनों जानती थी कि उनका घर गली का आखिरी मकान था। उसके बाद सिर्फ एक चौड़ी सड़क थी, जिसके दोनों ओर नीम और पीपल के घने पेड़ों की कतारें हैं। मैं हैरान हूं कि कांच का वह टुकड़ा आया कहाँ से, निधि ने भुनभुनाते हुए कहा। उसकी आवाज़ उनकी छत और बरामदे में भारी बारिश की आवाज़ में दबकर रह गई। उसने सावधानी से मोमबत्ती को स्टैंड में लगाया और कुर्सी पर बैठ गई। अचानक स्टैंड पलटा और जोर से टेबल पर गिर पड़ा। यह इतनी अचानक हुआ कि दोनों सन्न रह गईं। जब टेबल क्लॉथ से धुआं निकलने लगा तब जाकर निधि हरकत में आई। उसने झट से एक किताब उस जलती मोमबत्ती और सुलगते टेबल क्लॉथ पर पटकी। आज रात ये क्या हो रहा है दीदी? अंदर कोई आंधी नहीं थी कि इसे गिरा दे। मनीषा नए टेबल क्लॉथ में बने काले छेद को घूर रही थी। वे तब तक एकदम सन्नाटे में बैठी रहीं जब तक कि 15 मिनट बाद बिजली फिर से नहीं आ गई। मैं किचन में जाकर डिनर का इंतज़ाम करती हूँ और कचरा समेटती हूँ, मनीषा ने कहा। बाहर जो गंदगी फैली है उसे कल सुबह सफाई वाली के लिए छोड़ देते हैं। और फिर किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उसने हिदायत दी, दीदी याद रहे जब तक बाहर सफाई नहीं हो जाती तब तक नंगे पैर मत जाना। निधि ने हामी भरी और बिस्तर पर पसर गई। उसने टीवी ऑन किया, लेकिन तूफानी मौसम की वजह से सैटेलाइट ट्रांसमिशन ठप था। उसने अपने मोबाइल में स्टोर किए गए गाने बजाए और अपनी आंखें बंद कर ली। थकान ने तुरंत ही उसे अपने आगोश में ले लिया और वह ऊँघने लगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी देर तक सोई, 15 मिनट या फिर 1 घंटा। नींद में किसी ने उसका नाम पुकारा। पुकार सुनकर ध्यान जैसी अवस्था में वह धीरे धीरे बरामदे के दरवाजे की ओर चलने लगी। उसने दरवाज़ा खोला। एक युवक बाहर खड़ा था। निधि, तुम मेरे घर में रहने क्यों चली आई? उस आदमी की आवाज़ में नाराज़गी थी। तभी रसोई से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आई, जिसने उसे जगा दिया। धीरे धीरे वह उठकर बैठी। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। वैसे आंधी अब थम गई थी। आखिर यह कैसा सपना था? एकदम सचमुच का लगा। उसने आंखें मलते हुए किचन की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे कोई अचानक अंदर दाखिल हुआ। उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा, बस एक झलक थी जो गायब हो गई। मनी, तुम किचन में हो क्या? निधि ने उठकर जाने की कोशिश नहीं की। बिस्तर पर बैठे बैठे ही पूछा। वह अभी भी थकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस झपके से कोई राहत नहीं मिली थी। और नहीं तो क्या? मनीषा की चिड़चिड़ाहट स्पष्ट थी। वह शिकायत नहीं कर रही थी, लेकिन चिढ़ गई है। निधि बिस्तर से उठी और किचन में चली गई। खाना तैयार करने के लिए शुक्रिया मनी, मैं तेरी मदद कर देती, लेकिन दिन में इतना थक गई कि। ठीक है ना दीदी, मैंने भी डिनर तैयार करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की। मुझे बस 10 मिनट लगे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम थक गई हो। मैंने देखा तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। सोचा खाना बन जाए फिर जगाऊंगी। तुम कमरे में गई और फिर अभी अभी किचन में आई हो ना? मैंने देखा। नहीं दीदी, किचन में तो मैं पिछले 10 मिनट से हूँ। 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से नहीं गई। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कसम से। लेकिन मैंने अभी अभी किसी को किचन में जाते देखा था। कसम से मैंने देखा था। तुम दिन में सपने देख रही हो, मनीषा ने मजाक में कहा, लेकिन ये बात उसे परेशान कर रही थी। कुछ अजीब सी बातें यहाँ हो रही हैं। उसका शक अब गहरा होता जा रहा था। उन्होंने बेचैन करने वाली खामोशी के बीच रात का खाना खाया। उन्होंने आखिर में जब सोने के लिए बत्ती बुझाई तो दोनों को अजीब सा महसूस हो रहा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में यह जानने के लिए कि निधि और मनीषा के साथ उनके कमरे में रहने वाला वो तीसरा कौन था। बने रहिए हमारे साथ आगे की कहानी जानने के लिए।